हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग सीटेट जो जुलाई में होना है उसको टारगेट करते हुए अपनी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। आज हम लोग हिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हुए हैं। हमने ऑलरेडी हिस्ट्री 6 to 8 जो एनसीईआरटी की है वो कंप्लीट कर ली है एमसीक्यू के फॉर्म में। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जा करके पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमने एक्सप्लेन उसमें किए हुए हैं। तो जब चूंकि हमारा वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हिस्ट्री वाला सेगमेंट का, इस वजह से अब हम लोग जो हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे ईयर के जो सेट्स हैं वो कंप्लीट भी करा दिए हैं। आज हम लोग जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था सीटेट दिसंबर 2024 उसके क्वेश्चंस आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। कंप्लीट एसएसटी की प्रिपरेशन इस बार आपको इस चैनल पे कराई जाएगी हमारे ही माध्यम से, और आप देखेंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब उसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो उस टाइम पे आपको समझ आएगा। एटलीस्ट डेली हम बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं लेकिन 1 आवर की क्लास या उससे छोटा ही क्लास लेते हैं। तो आप इतना जो है केवल एक बार हमारी बात मान करके, अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवल इतना अपने 24 घंटे के शेड्यूल में इतना मुझे दे दीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ सच में एसएसटी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और कैसे एक बार में आप एसएसटी को क्लियर करके इत्मीनान से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सीटेट दिसंबर जो 2024 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि उसी के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री सेगमेंट के, ठीक है, यानी कि इतिहास विषय के। चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ले रहे हैं, तो ये मध्यकालीन भारत से है, यानी कि मिडवल इंडिया से बना हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो आपके पास एक साइड शासक दिए हुए हैं या राजवंश दिया हुआ है, दूसरी साइड में आपको ईयर दिया हुआ है कि कब से कब तक उनका शासन रहा है, ठीक है। कौन कौन दिए हुए हैं पहले देख लीजिए। तोमर राजवंश दिया हुआ है, अनंगपाल जो है ये शासक है उनका नाम दिया है, चौहान राजवंश की बात की गई है और पृथ्वीराज चौहान की बात की गई है जो कि चौहान राजवंश के सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं, ठीक है। एक साइड, फिर दूसरी साइड आपको ईयर दिया हुआ है, आपको मैच करना है कि किसका टाइम कितने टाइम तक रहा। अब आपको कुछ पता हो या ना हो लेकिन मेरे ख्याल से आपको पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जरूर पता होगा, ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा जाने माने व्यक्तित्व रहे हैं, इस वजह से मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा। तो देखिए जो पृथ्वीराज चौहान है ये चौहान राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे। आपको थोड़ा चौहान राजवंश के बारे में बता देते हैं। और पहले हम इन्हें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ये ज़रूर पता होगा कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था और तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में मारे जाते हैं। इस वजह से आपको ये समझ जाना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान का जो मैच होगा वो इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि 1192 यहाँ भी है और यहाँ भी है लास्ट में, ठीक है। तो आपके पास ना दो जो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो इस वजह से हम आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पहले बता रहे हैं। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये चौहान राजवंश के शासक थे, ठीक है। और चौहान राजवंश की ना स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा वसुदेव के माध्यम से, ठीक है। यानी कि जो वसुदेव थे उनके द्वारा चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी। स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो अहित क्षेत्र में बनाई थी, लेकिन आगे चल करके एक शासक होते हैं अजय राज द्वितीय, उनके द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई। तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अजमेर नगर है उसकी स्थापना किसने की है, तो चौहान राजवंश के शासक अजय राज द्वितीय इनके द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई। और आगे चल करके फिर इन्होंने अहित क्षेत्र से अपनी जो राजधानी है वो अजमेर में परिवर्तित कर ली, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। और तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं चौहान राजवंश या चौहान राजवंश के बारे में, लेकिन चूंकि हम लोग सीटेट के लिए देख रहे हैं तो सीटेट में हमारे लिए केवल वही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी के इतर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान का
जो मोहम्मद गोरी हैं उनके साथ युद्ध होता है, 2 बार युद्ध होता है। जो पहला युद्ध है उसे हम तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, 1191 में हुआ था, ठीक है। तो और दूसरा युद्ध होता है जिसमें इसमें जो 1191 में जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी को दुम दबा करके भागना पड़ता है। लेकिन अगले ही साल वो फुल तैयारी के साथ दोबारा से अटैक करता है मोहम्मद गोरी, और इस बार जो पृथ्वीराज चौहान है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि मारे जाते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उनको बंदी बना लिया जाता है, बाद में उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो इस तरह के घटनाक्रम मिलते हैं। कुल मिला के आपको ये जानना है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हुए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मैच कर लेते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। तो इसका उत्तर जो है ना वो दूसरा वाला हो जाएगा, यानी कि दूसरे में आप देखें कि जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम कह रहे हैं तोमर राजवंश, तो तोमर राजवंश का जो टाइम पीरियड है वो आप देखें कि प्रारंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 का है, ठीक। दूसरे पे है अनंगपाल, और अनंगपाल का जो टाइम पीरियड है वो 1130 से 1145 तक है। तीसरा जो है वो है चौहान, और चौहान के बारे में आप देखें तो 1165 से 1192, और फिर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। इनका जो समय काल है वो 1175 में शासक बने, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जब इनका जो है इनकी पराजय हुई, तो वहीं से फिर आप देखेंगे कि इनका जो कार्यक्रम है या इनका जो टाइम पीरियड है वो समाप्त माना जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इन सारे पॉइंट्स को आप डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है उसको ज़रूर देखें, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको सच में सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ये देखिए सारे लोग, मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं भी देखती हूँ लोग किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा है कि मतलब जो एसएसटी का प्रिपरेशन है वो ज़्यादातर लोग केवल और केवल एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं या खुद से भी पढ़ रहे हैं, आप एक बार एनसीईआरटी को जो बुक है उसको पढ़ लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस देख लें। जब आप अपने क्वेश्चंस देखे रहे होंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से जो है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो समझ आएगा। और हमारे क्वेश्चंस भी काफ़ी मतलब उसी टाइप के हैं जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता हुआ है, मतलब 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हुए हैं। मैंने सीटेट को नज़र में रखते हुए क्लास 6 to 8 की हिस्ट्री को कवर कराया है, तो आप उसको ज़रूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि प्राचीन तमिलनाडु में कौन सी वो बस्ती थी जिन्हें उर कहा जाता था, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपको बताना है कि किन्हें या कहाँ के जो समूह थे या कहाँ की जो बस्ती थी जिनको उर कहा जाता था। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, व्यापारियों की बस्ती, कुलीन या अभिजातों की बस्ती, या फिर खेतीहर किसानों की, या फिर शिल्पकारों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताई हुई है, आप प्लीज़ ज़रूर देखें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि ऑप्शन 3, खेतीहर किसानों की जो बस्ती थी, यानी कि खेतीहर मजदूर किसान वर्ग के लोग जहाँ पे रहा करते थे, उस पूरे समूह या उस पूरी बस्ती को क्या कहा जाता था, उसे कहते थे उर, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही टाइप नहीं किया, वैसे ही रख दिया है, क्योंकि मतलब इसको टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए फिलहाल के लिए देख लेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है पहले तो आपको यही जानना चाहिए। तो देखिए मुगल साम्राज्य, आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन होने की ओर रहता है, यानी कि जब उनका जो वीक सक्सेसर है उनका टाइम पीरियड आता है, तो उन्हीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन से उत्तराधिकारी का समय काल क्या है। चलिए देखते हैं। और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया, एक भूले बिसरे जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पेपर हुआ था जूनियर एडेट, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया। पीसीएस ने इसको तो कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया होगा, लेकिन मुझे इन तीनों में दिखा है तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। तो देखिए इसमें ना और ऐसे पूछा भी जाता है कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है, इनका टाइम पीरियड कुल मिला के मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नाम देखिए कौन कौन दिया गया है, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। तो ये सारे एकदम जाने पहचाने नाम है। अगर आपने जो हमारा हिस्ट्री है, अगर मैं मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे पढ़ा है, तभी कहीं से भी पढ़ा है, तो जो वीक सक्सेसर है ना, यानी कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद
जो टाइम पीरियड आता है वो लगभग आधुनिक भारत के इतिहास माना जाता है। तो आधुनिक भारत का इतिहास आपने कहीं से भी पढ़ा होगा तो शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश कंपनियों का जो प्रभाव है वो आपको इन लोगों के टाइम पीरियड में ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा जो जाना पहचाना नाम है वो कौन सा लग रहा है। तो अहमद शाह या फिर शाह आलम द्वितीय या फिर फर्रुख सियर। भाई मुझे तो फर्रुख सियर ज़्यादा जाना पहचाना सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि फर्रुख सियर को ही वो शाही फरमान मिला गया था, मतलब फर्रुख सियर ने ही 1717 में शाही फरमान दिया हुआ था ब्रिटिश कंपनी को। तो 1717 के आसपास इनका टाइम होना चाहिए। तो हम अगर हमें मैच करना हो तो हम तुरंत इसको मतलब जो ए वाला ऑप्शन है उसको 2 से मिला देंगे। और क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ देखिए, ए वाला 2 से यहाँ पे मैच किया हुआ है। तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए इसको टिक करके हमेशा आगे बढ़ जाऊँ अगर मुझे एग्जाम देना हो तो आप लोगों को ये ना एक तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे आप अपना टाइम बचा करके और जल्दी से जल्दी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पेपर जो है ना वो काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं और समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। इस वजह से आपको टाइम पे भी ध्यान देना है। तो चलिए, वैसे तो सही बताया ही है कि फर्रुख सियर जो है वो 1713 से 1719 तक इनका टाइम पीरियड है। लेकिन जो अदर लोग हैं उनको भी देख लेते हैं। तो शाह आलम द्वितीय, तो जो शाह आलम द्वितीय है इनका टाइम कब से कब तक है? तो ये 1759 में शासक बने थे और 1806 तक इनका शासन रहा। तो 1759 से 1806, ये देखिए इसमें 1816 दिया हुआ है। तो ठीक है, शाह आलम द्वितीय का देखिए 1759 में शासक बने और 1816 में इनका समय मतलब खत्म हो रहा है। तो आपको कई कई जो है जगहों पे 1806 भी देखने को मिल जाएगा। आगे देखें अहमद शाह। तो ये जो अहमद शाह है इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो जो अहमद शाह है इनका 1748 में टाइम शुरू होता है और 1754 तक जाता है। तो ये देखिए कहाँ पे है? तीसरे वाले में, ठीक है। आलमगीर द्वितीय की बात करेंगे। जो आलमगीर द्वितीय है इनका टाइम कब से कब तक है? तो ये 1754 में शासक बने थे और कहाँ तक गए हैं? तो ये 1759 तक गए हैं। तो ये देखिए 1754 से 1759 यहाँ दिया तो है ऑप्शन सी वाला, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मैच द फॉलोइंग में इसी तरह से मैच होगा, यानी कि क्रॉस किया हुआ है दो ऑप्शन को। तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि जो वीक सक्सेसर थे वो मतलब औरंगजेब के बाद से पूरा जब तक जो है मतलब मुगलों का समय एकदम खत्म नहीं हो गया तब तक कौन कौन रहे हैं। तो देखिए औरंगजेब के बाद ना उनके जो पुत्र होते हैं जिनका नाम रहता है बहादुर शाह, वो शासक बनते हैं जिनका समय 1707 से 1712 तक था, ठीक है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। उसके बाद उनके पुत्र बहादुर शाह जो है वो शासक बनते हैं और उनका टाइम 1707 से 1712 तक रहा। उनके बाद फिर आते हैं जहांगीर शाह, उनका 1712 से 13, फिर फर्रुख सियर 1713 से 1719, उसके बाद आया मोहम्मद शाह 1719 से 1748, फिर आता है अहमद शाह 1748 से 1754, उसके बाद आए आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1860, फिर आए अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और उसके बाद फिर बहादुर शाह जफर आ जाते हैं जिनकी मृत्यु रंगून में हुई थी 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसमें नेता के रूप में उन्हीं को माना गया था, जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी टाइम पे जब 1857 की क्रांति को समाप्त कर रहे थे अंग्रेज, तो मुगल साम्राज्य में जो भी राजकुमार थे सबको गोली मार दी जाती है। इनके पोते भी थे उनको भी गोली मार दी जाती है और जो मतलब कि बहादुर शाह जफर थे उनकी पत्नी के साथ इनको रंगून मतलब भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है आगे चल करके, और वहीं पे इनका मकबरा भी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन खूब बनता है, उनका जो आर्ट है वो उससे भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि जो उनका स्थापत्य है उससे भी क्वेश्चन बनता है और इनके शासकों से भी क्वेश्चन खूब बनता है। मुगल साम्राज्य तो एक पॉइंट ही साफ साफ अक्षरों में लिख के दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो आप इन्हें जरूर देखें, ठीक। तो ये हमने आपको बता दिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसका जो उत्तर है वो हमने आपको बताया, ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए उत्तराधिकार, ये जो उत्तराधिकार की शहदायाद प्रथा है ना, ये कहीं और से नहीं पूछी गई है, ये भी मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया। तो एक ही मतलब की पेपर में आप देखें कि 2 क्वेश्चन आपको अभी ही मिल गए। तो क्या कह रहे हैं कि उत्तराधिकार की शहदायाद प्रथा का क्या अर्थ है। और हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो शहदायाद प्रथा है इसको कौन शासक थे मुगल साम्राज्य में जिनके द्वारा फॉलो किया गया था, ठीक है। आपको हम ऑप्शन भी दे रहे हैं, हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर जहांगीर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो जाके गूगल कर सकते हैं आप।
तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। दूसरा कह रहे हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। तीसरा कह रहे हैं सभी पुत्र व पुत्रियों के मध्य विरासत का विभाजन। और चौथा एक सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है अपनी वीडियो में, और मैंने दो प्रथा बताई है, एक तो सहदायाद और दूसरा उत्तराधिकार। हमारे यहाँ उत्तराधिकार की जो प्रथा है वो खूब चलती रही है। तो उत्तराधिकार में क्या होता है कि जो जेठ पुत्र होते हैं ना, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे उनको शासन का जो काम भार है वो संभालना होता था, अर्थात वो शासक बन जाते थे। लेकिन जो शहदायाद प्रथा है ये अपने यहाँ की प्रथा थी नहीं, ये जो है उधर से आई थी। जो कौन सा रीजन था जिससे हम मध्य एशिया कहते हैं ना, सेंट्रल एशिया, उधर से आई थी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, यानी कि जो शहदायाद प्रथा है वो क्या कहती है, कहती है कि ये जो भी बच्चे हैं, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, पिता की संपत्ति उन सभी के मध्य में बराबर बराबर बढ़ जाए। ठीक है, यानी कि जो शहदायाद प्रथा है वो समानता को बढ़ावा देती है। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, यानी कि सभी पुत्र और पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, ये शहदायाद प्रथा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहे हैं कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट अपनी वीडियो में कराया हुआ है। अब जब हम PYQ देख रहे हैं ना तो हमको लग रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो जैसे मैंने खुद ही करवा दिए हैं। हालांकि अब जाहिर सी बात है एग्जैक्ट नहीं करवाए जा सकते, लेकिन उससे मिलते जुलते, जिससे आपको ये क्वेश्चंस भी आराम से बन जाएं। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन श्रोतम, तो श्रोत भी संस्कृत का हो जाएगा, भजनम नहीं, प्रबंधम या फिर अभंग। तो मराठी में जो भी भक्ति गीत लिखे गए हैं ना उन्हें अभंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी वाला या 4 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये सामाजिक सुधार आंदोलन जो हमारा NCERT हिस्ट्री क्लास 8 की है वहां से बना हुआ है। कह रहे हैं कि मौजूदा महाराष्ट्र में संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला विकल्प कह रहे हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित वर्गीय भेदभावों का विरोध किया। ठीक। दूसरा क्या कह रहे हैं, इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक आत्मज्ञान की खोज करने वाले आम जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ठीक है, विकल्प है A और B दोनों सही हैं। दूसरा कह रहे हैं A और B दोनों गलत है। तीसरा कह रहे हैं A सही है लेकिन B गलत है। और चौथा है कि A गलत है लेकिन B सही है। तो इसका उत्तर ना दोनों हो जाएगा कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही है, यानी कि A भी सही है और B भी सही है, ऑप्शन A वाला या ऑप्शन 1 वाला। तो देखिए जो भी महाराष्ट्र के जो संत हुए हैं उन लोगों का मानना था कि जो भी कर्मकांड जैसे ढोंग हैं उनको खत्म करना चाहिए, और जन्म आधारित जो भेदभाव किए जाते हैं, वर्ग आधारित जो भेदभाव किए जाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है जिसका जहाँ जन्म हो गया तो उसके साथ जो है असमानता का जो दुर्व्यवहार है वो जो हो रहा था, तो वो लोग उसका विरोध किए थे। और साथ में उन्होंने जो ढोंग है कि सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लेना चाहिए, इसका भी विरोध किया। उनका मानना था कि आप लोग विनम्रता पूर्वक अपने घर गृहस्थी में रहते हुए आत्मज्ञान की खोज कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अपने परिवार को अकेला छोड़ करके वन में भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब A और B दोनों सही है। चलिए फिर से सुमेल करने वाला क्वेश्चन आया है और ये भी मध्यकाल से क्वेश्चन है। ठीक है, मध्यकाल से, और स्पेशली जो मतलब कि दिल्ली सल्तनत है वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो दिल्ली के सुल्तान, ये भी चैप्टर मतलब कि ये भी सिलेबस में एक पॉइंट दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक SST का सिलेबस नहीं देखा है तो हमने सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी जरूर देखें। और SST में हम लोग अभी वर्तमान में पॉलिटी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने हिस्ट्री कर लिया, तब हम पॉलिटी कर रहे हैं। पॉलिटी में भी हमने क्लास 6 की पॉलिटी समाप्त कर दी है, अभी हम क्लास 7 की पॉलिटी में चैप्टर 1 कंप्लीट करके चैप्टर 2 पे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारी वीडियोस को लगातार देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और कुछ अच्छा कमेंट करके हमें भी मोटिवेट करते रहें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि कौन सही सुमेलित है। ऑप्शंस देखें। ए में क्या है कि बख्शी। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं यानी कि जो शब्दावली है वो किन के लिए यूज की जाती थी ये आपको बताना है। दूसरा कह रहे हैं सद्र, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री। तीसरा है इक्तादार, सैन्य कमांडर। और चौथा है कोतवाल यानी कि नगर का पुलिस अधिकारी। आपके पास ऑप्शंस क्या है, केवल C और D सही है।
दूसरा केवल ए बी सी सही है, तीसरा करें ए बी सही है और चौथा है ए बी डी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला मतलब 4 वाला हो जाएगा कि ए बी और डी सही है। ठीक है, यानी कि जो सी वाला है वो गलत है। अब हम देखते हैं क्यों गलत है। तो सी में क्या कह रहे हैं इक्तादार जो है वो सैन्य कमांडर होते थे। तो नहीं, इक्तादार जो है ना वो सैन्य कमांडर नहीं होते थे। आपने पढ़ा होगा कि जो इल्तुतमिश थे ना, मतलब कि उसमें जो दिल्ली के सुल्तान में जो पहला राजवंश स्थापित हुआ था, राजवंश क्या था, पहला जो मतलब कि वंश था जिसने दिल्ली के सुल्तानों का जो क्रम है उसको शुरू किया, तो वो कौन सा क्रम था, वो था गुलाम वंश। ठीक है, तो सर्वप्रथम जिस वंश की स्थापना हुई थी वो गुलाम वंश की थी। तो गुलाम वंश के जो पहले शासक हुए वो तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दूसरे शासक हुए उनका नाम था इल्तुतमिश। तो ये जो इल्तुतमिश है ना, इनके द्वारा एक जो है प्रथा शुरू की गई या इनके द्वारा एक व्यवस्था शुरू की गई, और वो व्यवस्था क्या थी, वो व्यवस्था थी इक्ता। ठीक है, तो क्या व्यवस्था शुरू की गई, तो इक्ता नामक एक व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। और ये इक्ता क्या था, तो जो भी उनके यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे या जो सैनिक वगैरह थे, उनको वेतन के रूप में एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता था और उस जमीन के टुकड़ों को इक्ता बोला जाता था। ठीक है, तो जो जमीन का टुकड़ा वेतन के रूप में सैनिकों को या प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता था उसी को कहते थे इक्ता। और इस इक्ता से जो लोग टैक्स वसूलने का काम करते थे, ठीक है, यानी कि जो इक्ता था उससे जो लोग टैक्स वसूलने का काम करते थे उनको कहा जाता था इक्तादार। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि इक्ता से टैक्स वसूलने का काम जो है वो इक्तादार का था, और साथ में इक्ता में कानून व्यवस्था भी अच्छे से बनी रहे, ये काम भी इक्तादार ही किया करता था। और यहाँ क्या करें, यहाँ करें सैन्य कमांडर, तो गलत बात है ना। तो आप देखें इसी वजह से ये गलत था। बाकी जो भी पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि जो बख्शी है वो सैनिक वेतनाभोगी को कहते थे, सद्र जो है वो धार्मिक और धर्मार्थ कार्य किए जाने वाले मंत्री थे, कोतवाल जो है वो नगर के पुलिस अधिकारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए, कह रहे हैं 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कथनों, कौन से कथन है, कथन ए और बी, इनको पढ़िए और सही विकल्प चुनें। चलिए कथन पढ़ लेते हैं ए और बी। पहला कथन क्या है, ए वाला, कह रहे हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई दिया। तो ये भी सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन बना हुआ है। दूसरा कह रहे हैं इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके जैसे कितने अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। दूसरा, और हमारे पास विकल्प क्या है कि ए और बी सही है, और जो बी है ना वो ए की व्याख्या करता है। दूसरा कह रहे हैं दोनों ही सही है, लेकिन बी जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। तीसरा कह रहे हैं ए सही है, बी गलत है। और चौथा है कि दोनों ही गलत है, नहीं दोनों ए और बी गलत। हाँ ठीक है, तो भैया उत्तर जो है ना ए वाला हो जाएगा, यानी कि 1 वाला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि 19वीं सदी के आरंभ के जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसके मतलब संदर्भ में ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही बताए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए वाला सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और जो कथन बी है वो कथन ए की व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री वाले सेगमेंट से। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 40 क्वेश्चंस हैं जो मतलब कि बेस्ड आते हैं, यानी कि आधारित आते हैं उस पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओनली 50 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस तो पैडागोजी से आते हैं। तो हिस्ट्री से भी कुछ पैडागोजी बनती है, मैंने पैडागोजी वाला सेक्शन नहीं लिया है, मैंने जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन, कभी कभी 15 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं तो हिस्ट्री से। तो आप समझिए कि 40 में अगर 15 क्वेश्चन केवल इतिहास से पूछे जा रहे हैं तो इतिहास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है ये जो सामाजिक सुधार आंदोलन से पूछा गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप दो क्वेश्चंस हमने देखे कहाँ से पूछा गया है, तो दिल्ली सल्तनत नहीं, मुगल साम्राज्य से पूछा गया है। हमने देखा एक क्वेश्चन नहीं सर, 2 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से पूछा गया, और ये 3 क्वेश्चन है जो सामाजिक सुधार आंदोलन से पूछा गया। इससे हमें क्या समझना है, इससे हमें ये समझना है कि ये सारे जो चैप्टर्स दिए हुए हैं इन्हें बिल्कुल एकदम खोज के पढ़ लेना है, भूल के भी आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए कह रहे हैं सामाजिक सुधार आंदोलन में आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास पहला कथन क्या है, कह रहे हैं ईवी रामास्वामी ने
भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि स्वाभिमान आंदोलन की स्टार्टिंग किसने की थी। ठीक है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट जो मूवमेंट है, आत्मसम्मान या स्वाभिमान आंदोलन, उसकी बात की जा रही है। और दूसरा कह रहे हैं उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। ठीक है, अब देखिए जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि जो भी आंदोलन हुए हैं ना, उसमें कौन से जातिगत आंदोलन है, कौन से जो है सामाजिक सुधार आंदोलन है, कौन से ऐसे आंदोलन है जो महिलाओं की स्थिति से संबंधित हैं, ये सब अलग अलग सेगमेंट करके दिए हुए हैं। तो अब देखिए जरूरी थोड़ी ना है कि आपको ये वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी में मिल जाएगा, नहीं। जब आप ये वाला ये वाला जो सेगमेंट जहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है जातिगत आंदोलन। ठीक है, तो जातिगत आंदोलन में ये वाला आंदोलन आता है। तो जब आपने देखा कि जातिगत आंदोलन में ये आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं आत्मसम्मान आंदोलन, तो उस शब्द में, जातिगत आंदोलन शब्द में ही ये निहित है कि लोगों को समाज में जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ संघर्ष कराने के लिए यह आंदोलन किया गया होगा। ठीक है, तो कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, एक एक लाइन आपको जो है ऐसा नहीं है कि एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे कक्षा 1 के बच्चे थोड़ी ना है, कक्षा 1 के बच्चे के लिए ये क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की, तो एकदम सही बात है। ईवी रामास्वामी जो है नायकर, जिनको पेरियार कहा जाता है, उनके द्वारा ये जो स्वाभिमान आंदोलन है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आप याद रखें कि स्वाभिमान आंदोलन जो है वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले कब स्टार्ट किया गया था, तो याद रखिएगा 1925 में। ठीक है, तो 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, उनके द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन या इसी को आत्मसम्मान या सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं, तो कब स्टार्ट किया गया 1925 में। अब उन्होंने ऐसा लोगों में समाज में जो जातिगत भेदभाव थे उसके खिलाफ संघर्ष के लिए किया था, तो एकदम सही बात है। तो देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है ना वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, ऑप्शन पहला। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के बारे में कुछ बता दूं, तो चलिए बता देते हैं थोड़े पॉइंट्स। ठीक है, पेरियार जी के बारे में, क्योंकि कुछ तो बताना ही चाहिए, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। तो भैया इनके द्वारा ये जो आपसे ना इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईवी रामास्वामी नायकर जो है वो गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो हाँ भैया, वो गैर ब्राह्मण आंदोलन से जुड़े हुए थे, अर्थात ऐसे आंदोलन जिन्हें ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, किसी अदर जो कास्ट से संबंधित लोग थे उनके द्वारा किया गया है, ब्राह्मणों के खिलाफ। ठीक, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा जो रीति रिवाज, दुनिया भर के कर्मकांड फैलाए गए थे, उनके विरुद्ध जो आंदोलन किए गए हैं वो। चलिए कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इनके द्वारा जो जाति व्यवस्था थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। ठीक है, तो जो जाति व्यवस्था है उसकी आलोचना इन्होंने किया। इनका जो विश्वास था वो ना तो वेदों में था, ना तो पुराणों में था, ना रामायण में था, ना मनुस्मृति में था। ठीक है, यानी कि ये वेद, पुराण, गीता, रामायण, मनुस्मृति, इन सबको बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं थे। स्टार्टिंग में ये जो है, जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था हमारे यहाँ, उस असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी के द्वारा 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया गया। लेकिन आगे चल करके 1924 में ये कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, 1924 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को गिव अप कर दिया। आगे फिर इनके द्वारा 1925 में एक आंदोलन चलाया गया जिसे हम लोग स्वाभिमान आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1933 में इन्होंने एक लेख लिखा जिसे हम लोग कुडी अरसू लेख कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कुडी अरसू जो लेख है वो किससे संबंधित है, तो यही पेरियार जी से संबंधित है, 1933 में इनके द्वारा लिखा गया था। और फिर आप देखेंगे कि आगे चल करके 1937 में इन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया जिसे द्रविड़ कसगम के नाम से जानते हैं। और फिर कहीं के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका जो विवाह है वो किनसे हुआ था, तो चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी वजह से आपको बता रहे हैं कि इनका जो विवाह हुआ था वो मनिया माई नामक एक महिला थी उनके साथ हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पेरियार जी के बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो जो हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था ना, वहां से क्वेश्चन संबंधित है। क्या आपसे कह रहे हैं कि किसके द्वारा जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया गया। ऑप्शंस देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर या फिर मौलाना आजाद।
तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये मतलब स्टेटमेंट लिखी हुई है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। मैंने बढ़ाया हुआ है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में लिखा हुआ है और आगे फिर ये पॉइंट दिया हुआ है कि जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत के ये विरोधी थे। ठीक, तो ऑप्शन जो है 2 वाला हो जाएगा। तो आप लोग वो सीरीज बार बार मैं कह रही हूँ जरूर देखिए, आपको उसका जो लिंक है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं। और वरना चैनल पे भी जा करके आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 to 8 इस तरह से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 1857 का जो विद्रोह है उससे संबंधित है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो विद्रोह हुआ है उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, और जो मतलब कि राष्ट्रवादी आंदोलन है ना, वो अपने आप में एक पॉइंट ही दिया है सिलेबस में, तो उससे क्वेश्चंस घुमा फिरा के खूब बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं। पहला क्या है कि ये पहला स्टेटमेंट है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ, तो सही बात है, तभी तो 1857 का विद्रोह कहते हैं। फिर कह रहे हैं यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी यानी कि पैसिव आंदोलन था। बहुत मतलब आप सोचिए, अप्रतिरोधी पैसिव आंदोलन, यहीं पर से आपको ये क्वेश्चन फंसा रहा है। केवल एक वर्ड है जो आपको आपके दिमाग को घुमाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा कह रहे हैं इनमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। जाहिर सी बात है कि यही जो दूसरा वाला है वही वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो कह रहे हैं आपसे कि भैया ये पैसिव आंदोलन था, जबकि ऐसा नहीं है। 1857 का जो रिवोल्ट है वो एक्टिव आंदोलन था, जिसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 है वही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 केवल 2 गलत है, बाकी सारे पॉइंट्स एकदम सही हैं। चलिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो उस समय हमारे यहाँ भारत देश में गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, उसके बाद फिर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 1858 में अधिनियम आता है, जिसके बाद फिर ये जो गवर्नर जनरल है उनका नाम बदल करके तो वायसराय कर दिया जाता है। लेकिन आपको बताना है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करें, ये आपका कमेंट वर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, और ये लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने 11 क्वेश्चन टाइप किया है और एक क्वेश्चन हमने कॉपी पेस्ट किया है। चलिए क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि आप देखो ए और बी कथन दिए हुए हैं सहायक संधि। सहायक संधि को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। सहायक संधि के बारे में आपको विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन क्या है कि भारतीय शासकों को अपनी सेना रखने की अनुमति थी। तो क्या अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा क्या मजाक चल रहा है। दूसरा कह रहे हैं भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, तो ये बात तो सही है। तो देखिए इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कि ए वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी वाला सही है। कहाँ पे दिया हुआ है? ए गलत है लेकिन बी सही है। देखिए ये देखो गाला लिखा हुआ है, तो ये गलत है, बी सही है। ये आपको ऑप्शन 4 में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो सहायक संधि है, ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर्वप्रथम जो सहायक संधि है इसका इस्तेमाल किसने किया था, तो जो फ्रांसीसी शासक थे, शासक क्या कहेंगे, फ्रांसीसी जो गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, स्टार्टिंग जो है ना वो इनके द्वारा की गई थी, लेकिन व्यापक रूप से इसका जो इस्तेमाल किया है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया है अपने टाइम काल 1798 से मतलब 1780 के मध्य। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम इसका यूज किसने किया, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया, लेकिन जो व्यापक स्तर पे इसका यूज किया गया है तो वो किसने किया है, तो वो किया है वेलेस्ली ने 1798 से 1805 के मध्य। ठीक है, 1805 के मध्य, याद रखें आप इसको। हो सकता है कल को आपसे इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें कि जो सहायक संधि की नीति है या सहायक संधि है उसकी स्थापना कब की गई या किसके द्वारा स्टार्ट की गई, कब की गई, और उसमें आपको डुप्ले नहीं मिलेंगे, तो फिर आपको यही मानना है कि वेलेस्ली के द्वारा 1798 में स्टार्ट की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है तभी मैं आपको बता रही हूँ। अब क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि जो सहायक संधि है वो उसमें क्या प्रावधान थे और उस पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था, और क्रम से भी लगाने को आ जाता है। तो चलिए 2 मिनट का काम है, बता देते हैं। तो सहायक संधि में ना इस तरह के प्रावधान थे कि जो ब्रिटिशर्स है ना,
जो भी राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेंगे उनके यहाँ जो ब्रिटिशर्स है वो अपनी सेना रखेंगे, जो राजा हैं उनको अपनी सेना रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी लोग रखे जाएंगे जो उनके यहाँ जो आंतरिक मामले हैं उसमें जो है देखेंगे कि आप कहीं ऐसा तो नहीं किसी अन्य राज्य के साथ बिना अंग्रेजों को बताए संधि वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारे काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में जिनके यहाँ जो मतलब सेना रखी गई है अंग्रेजों के द्वारा, उनको वेतन भी उसी शासक या राजा के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। तो ये हुआ एक पॉइंट। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पे सर्वप्रथम यानी कि सहायक संधि पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। तो जब ये मतलब स्टार्ट हुआ तो सर्वप्रथम हैदराबाद के जो शासक थे उनके द्वारा, हैदराबाद के निजाम थे दरअसल, उनके द्वारा इस पे साइन किया गया। कब? 1798 में। उसके बाद फिर 1799 में आप देखेंगे जो मैसूर का चौथा आंग्ल मैसूर वॉर होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है जो मैसूर है ना उसको भी इसी के तहत मिला लिया जाता है। अर्थात 1799 में मैसूर के जो शासक हैं, छोटा बेबी रहता है तो क्या ही कहेंगे कि उसको शासक, तो मैसूर के जो शासक है उनके द्वारा ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। आगे चल करके फिर तंजौर जो है उसने भी 1799 में हस्ताक्षर किया, फिर अवध ने किया 1801 में, फिर पेशवा ने किया 1802 में, फिर सिंधिया और गायकवाड़ ने भी 1803 में इस सहायक जो संधि है उस पर हस्ताक्षर कर लिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सर्वप्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन है, तो हैदराबाद, ठीक है। कब? तो 1798। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 4 वाला। देखिए हमारे यहाँ चिड़िया इतना जोर जोर चहक रही, वीडियो में आवाज़ भी खूब जा रही होगी। चलिए देखते हैं। फिलहाल के लिए अब क्लास भी एंड हो रही है यानी कि समापन की ओर है। लगभग हमने जो भी क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको लगातार इस पे एसएसटी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। हम लोग केवल एसएसटी की प्रिपरेशन करेंगे अपने इस चैनल पे और एकदम जी तोड़ मेहनत करके इसी बार एसएसटी पार कर जाना है, ठीक है। तो आप चाहे 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर मतलब शुरू ही कर रहे हैं, आप हमारे साथ ईमानदारी से जुड़िए। जो भी आपको करवाया जाए उसको करिए, मेहनत कीजिए। आपको इसी बार देखने को मिलेगा कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप 60 में 60 कर ले आएंगे, क्योंकि 60 में 60 करना हम बहुत करवा दें, अब याद रख पाना ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पहले से ही पढ़ी हुई है तो क्वेश्चन आपको समझ आते हैं ज़्यादा अच्छे से। अब एकदम नया नया है, स्टार्ट ही कर रहे हैं, उसके बाद भी हम कहेंगे नहीं 7 दिनों में आपको एसएसटी पार करा देंगे, तो ये सब बकवास बातें हैं। इतना ईजी नहीं होता भैया। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।